हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो के इस भाग में हम हर्ष चरित्र का इतिहास के स्रोत के रूप में क्या महत्व रहा है और हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं, इसकी उपयोगिता पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका इतिहास के स्रोत के रूप में देखें तो हर्षकालीन जानकारियों, राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि हम देखते हैं कि बाणभट्ट ने अपने इसके प्रारंभ में ही, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसमें ही इसने राजनीतिक इतिहास का वर्णन जब लिखना प्रारंभ किया तो बाण लिखता है, एक समय वहाँ पुष्यभूति नामक राजा हुआ। कालक्रम से उसके वंश में प्रभाकर वर्धन राजाधिराज हुआ। इस प्रकार से बाण अपने ऐतिहासिक विवरण का प्रारंभ प्रभाकर वर्धन से करता है। तो हमारे को हर्ष के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त होती है और इतिहास का वर्णन हमारे को मिलता है। बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों की अलंकारिक शैली में वर्णन किया है, जिसमें उसे हूणों, सिंधु देश जो रहा है, गुजर, गांधार, लाट देश यानी कि गुजरात का भाग जो है, मालव प्रदेश आदि शक्तियों को भयभीत करने वाला शासक बताया गया है। दूसरा, बाण ने प्रभाकर वर्धन की प्रधान रानी यशोमती और उससे उत्पन्न 3 संतानों राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री का उल्लेख किया है। राज्यवर्धन कालीन घटनाओं का उल्लेख भी हमारे को हर्ष चरित्र में मिलता है, जिसमें मुख्य है हूणों से संघर्ष का वर्णन, फिर उसके बाद में राज्यवर्धन का किस प्रकार से राज्यरोहण हुआ, राज्यरोहण को वैधानिक मान्यता की प्राप्ति होना, मालव राज देशगुप्त की पराजय का, और इसी तरह से गोंड राज शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की छल से हत्या करने का वर्णन हमारे को मिलता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक जानकारियाँ क्या क्या हैं, इसका वर्णन मैं इस पार्ट में आपको दे रही हूँ। तीसरा वर्णन, राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत हर्ष पुष्यभूति वंश के राज्य का स्वामी बना। बाण ने हर्षचरित्र में हर्ष के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। राज्यवर्धन की हत्या के तत्काल बाद से लेकर राज्यश्री की खोज तक के बीच में जो घटनाएं घटी हैं, उनका एकमात्र स्रोत यह हर्षचरित्र ही है। हर्षचरित्र में बाण द्वारा वर्णित मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है, जैसे राज्यवर्धन की हत्या का समाचार सुनकर हर्ष का शोक निमग्न होना, वयोवृद्ध सेनापति सिंहनाथ के द्वारा हर्ष को मंत्रणा देना या सलाह देना, हर्ष के द्वारा पृथ्वी पर से पृथ्वी को गौड़ रहित या गौड़ों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा धारण करना, हर्ष के द्वारा अपने महासंधि विग्रह यानी कि युद्ध और संधि का जो मंत्री है, या हम उसको विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, उस महासंधि विग्रह अवंती जिसका नाम बताया गया है, उसको युद्ध की तैयारी के लिए आदेश देना, गज सेनापति यानी कि हाथी सेना का जो प्रमुख है स्कंदगुप्त द्वारा हर्ष को जल्दबाजी न करने की सलाह देना, हर्ष के द्वारा गौड़ यानी कि शशांक राजा जो था के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना और उसकी युद्ध प्रयाण के लिए तैयारी करना, कामरूप यानी कि वर्तमान आसाम के राजा भास्कर वर्मा के दूत जो है, यानी कि जो उनका एम्बेसडर जो है, उस दूत का नाम हंस वेग हमारे को उल्लेखित मिलता है। तो
कामरूप नरेश भास्कर वर्मन का दूत हंस वेग के द्वारा हर्ष से मुलाकात करना, हर्ष की सेना का प्रयाण करना। मार्ग में सेनापति भंडी, जो राज्यवर्धन के समय का सेनापति था, सेनापति भंडी से हर्षवर्धन की मुलाकात होना, भेंट होना। देवगुप्त द्वारा कान्यकुब्ज पर अधिकार करना, राज्यश्री को कैद करना, और राज्यश्री को जब गौड़ नरेश के द्वारा कन्नौज नरेश के द्वारा जब कैद कर लिया गया और उसको कारागृह में डाला गया, उसका वर्णन इसमें मिलता है। राज्यश्री के द्वारा कारागृह से बच करके निकलना और वन में प्रस्थान करना, उसका वर्णन भी हमारे को इसमें मिलता है। वन में राज्यश्री के द्वारा सती की कोशिश करना और अपनी चिता की तैयारी करना, और चिता में बैठने से पूर्व ही हर्षवर्धन के द्वारा उसे खोज निकालना, उसे साथ में लेकर के आना और गंगा के किनारे स्थित अपने सैन्य शिविर में लौटना, और इसी के साथ ही यह हर्षचरित्र समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमें हर्षकालीन वर्णन, राजनीतिक घटनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। हर्षचरित्र का मूल्यांकन अगर हम करें या बाणभट्ट की रचना का मूल्यांकन हम करें तो हमारे को पता चलता है कि हर्षचरित्र इतिहास के स्रोत के रूप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हमारे को हर्ष के जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं का वर्णन मिलता है। मगर दूसरी ओर प्रश्न यह उठता है, जो कि आधुनिक इतिहासकारों ने उल्लेख करा है, कि यह एक संपूर्ण ग्रंथ हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर्ष ने जब तक अपनी बहन को खोज करके निकाला और स्वयं गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के पश्चात उसके राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन इसमें हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम इसको एक संपूर्ण ग्रंथ नहीं मान सकते। हाँ, पुष्यभूति वंश का वर्णन और हर्ष के समय तक का उस वंश का वर्णन हमारे को पूर्ण रूप से इसमें मिलता है। जैसा कि डॉक्टर V.S. पाठक लिखते हैं कि उनका मानना जो है कि यह ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण है। इसका उद्देश्य हर्ष के द्वारा राज्यश्री यानी कि राज्य सत्ता की प्राप्ति और अपने बहन राज्यश्री की भी जो प्राप्ति हुई, बहन को जो बचाया, उसका वर्णन करना था। तो उस उद्देश्य में वह सफल रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि हर्ष की विजयों का जो उसने अपने पिता और भाइयों के समय में करी है, उन विजयों का अतिशयोक्तिपूर्ण हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम उसकी अच्छी और बुरी दोनों ही बातों का करेंगे। तो हमें हर्ष की विजयों का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण प्राप्त हुआ है। हर्षचरित्र में जो उसकी विजयों का वर्णन मिला है, वह जो उसके द्वारा हर्ष ने जो स्वयं ने जो विजय करी है, उसका वर्णन हमारे को मेल नहीं खाता है। जैसा कि जो हमें बाद में ह्वेनसांग के द्वारा लिखा हुआ मिला है, तो ह्वेनसांग का वर्णन और बाणभट्ट का वर्णन मेल नहीं खाता है। बाणभट्ट ने लिखा है कि सिंधु, कश्मीर और नेपाल के दूर तक के भूभाग पर हर्ष का साम्राज्य फैला हुआ है या हर्ष के अधीन आया है, जबकि ह्वेनसांग इन राज्यों का एक स्वतंत्र राज्यों के रूप में वर्णन करता है। तो यह प्रतीत होता है कि बाणभट्ट चूँकि हर्ष का राजकवि रहा है, इसलिए उसने अपनी रचना में थोड़ा सा अतिशयोक्ति का प्रयोग करा है। उसको हर्ष को ज़्यादा सम्मान देने के लिए या उसकी महत्ता को बताने के लिए हर्ष के व्यक्तित्व को और उसके कार्यों को बड़ा चढ़ा करके पेश करना स्वाभाविक ही लगता है। बाण इस बात का भी उल्लेख करता है कि हर्ष का जन्म ही चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हुआ था।
तो इस तरह से ये जो अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है वह विवरण अपने राजा की प्रशंसा में किया गया था। बाण की शैली भी जो है, लिखने की शैली, वह भी समस्या का कारण बना है। जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसमें कई जगह पे वह विचार प्रवाह से हर्ष का वर्णन करता है, हर्ष की सोच का वर्णन करता है, जबकि यह एक नितांत ही असंभव सा कार्य है कि हम दूसरे की सोच का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब राज्यवर्धन ने घोषणा की कि वह सिंहासन पर नहीं बैठेगा और भिक्षु बनेगा, तो राज्यवर्धन की इस घोषणा से हर्ष के मन में जो विचार प्रवाह का वर्णन बाणभट्ट करता है वह जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं कि उसकी रचना में सुनिश्चितता का अभाव है। कहीं पे भी वह समय का वर्णन नहीं करता है, ना ही वह ये बताता है कि घटनाओं के बीच के समय में किस प्रकार का कार्यकाल बीता है। जैसे राज्यवर्धन की हत्या और हर्ष के द्वारा दिग्विजय प्रयाण के बीच में बीते हुए दिनों के लिए क्या ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए क्या हुआ इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। उसकी रचना का जो एक और महत्वपूर्ण कमी है वह यह है कि घटनाओं के क्रम को आगे पीछे कर दिया है। कभी वह यह बताता है कि छोटे से राज्य थानेश्वर में 16 वर्ष की उम्र में वह गद्दी पर बैठा, तब उसके भाई दिवंगत नहीं हुए थे, ना ही भाई और बहनों की हत्या हुई थी। राज्य का हूणों के साथ में जो संघर्ष है उसको वह बीच में बता देता है। शेष राज्यों को उसने जो शत्रु बनाया उसका वर्णन भी वह बीच में कर देता है। इसी तरह से घटनाओं में भी विरोधाभास हमें प्रतीत होता है। कहीं पे वह कन्नौज के बंदी घर को तोड़ करके भागना राज्यश्री के लिए संभवतः यह असंभव सा प्रतीत होता है। फिर चिता में प्रवेश करने ही वाली थी कि हर्ष वहाँ पर पहुँच गया। तो इस प्रकार से ये घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो हमारे को विरोधाभास सा हमारे को प्रतीत होता है, परंतु फिर भी हम इसको एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत